हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज भी एक न्यू स्टोरी, अ रियल स्टोरी। पिछले ही महीने मेरे पास एक क्लाइंट आए थ्रू माय चैनल ओनली, and he was a salaried individual who reached out to me. He was very anxious, confused, and honestly scared. Yes, he had just received a penalty notice. पेनल्टी नोटिस आया था जिसमें 200% की पेनल्टी लेवी करी गई थी, और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि व्हाट ही हैज़ टू डू। क्योंकि अगर आपके पास कोई ऐसा नोटिस आता है जिसमें 200% की पेनल्टी लिखी हुई है कि वो लेवी कर दी है डिपार्टमेंट ने, देन आपको इट्सेल्फ एक पैनिक की सिचुएशन आ जाती है, एंड यू आर लाइक कंफ्यूज, यू जस्ट योर माइंड इज़ नॉट थिंकिंग एट ऑल, एंड आपको लग रहा है कि मुझे क्या करना है। फिर उसके बाद थोड़ा सा आप रिलैक्स होते हो, एंड देन यू स्टार्ट थिंकिंग कि अरे मेरी तो सिर्फ सैलरी इनकम है, जिस पर टी डी एस, इट इज़ सब्जेक्ट टू टी डी एस, सारा का सारा टी डी एस कटा हुआ है। तो मैं कैसे मिस रिपोर्टिंग में आ सकता हूँ, और मिस रिपोर्टिंग की जो 200% की पेनल्टी का जो क्लॉज है डिपार्टमेंट ने कैसे लगा दिया। सो यू जस्ट कीप ऑन वंडरिंग विद सो मैनी क्वेश्चंस इन योर माइंड एंड विद नो आंसर्स एट ऑल। आंसर तो कुछ होता ही नहीं है इसका, बिकॉज आपके पास तो सिर्फ नोटिस है, उसमें तो कुछ लिखा ही नहीं होता है एक्सेप्ट द फैक्ट दैट कि आपके पास वी आर इट इज़ इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ मिस रिपोर्टिंग एंड 200% की पेनल्टी इज बीन लेविड. So when this document was opened, the client shared all the documents with me, and then I realized something very instantly, that this was not a case of concealment. क्योंकि 200% की पेनल्टी तभी लगती है जब आपने कुछ कंसील किया हुआ है, इंटेंशनल कंसीलमेंट। इट्स अ वेरी वेरी ग्रेव थिंग। अगर आपको 200% से कोई चीज़ से पेनलाइज किया गया है, दैट मीन्स देयर हैज़ टू बी अ ग्रेव थिंग, कंसीलमेंट होना चाहिए। तो इस वाले केस में तो कंसीलमेंट था ही नहीं। इट वॉजेंट इवन केस ऑफ अंडर रिपोर्टिंग भी नहीं था, बट डिपार्टमेंट ने तो एलिगेशन लगा दिया, एंड नाउ इट्स योर टर्न टू प्ले बैक एंड टेल देम दैट बॉस प्लीज लिसन, इट हैज़ नथिंग टू डू विद दिस। बट कई बार क्या करते हैं ना, हम पैनिक हो जाते हैं, पैनिक होने के चक्कर में हमारा सारा का सारा मामला ही गड़बड़ हो जाता है। So this was a very simple case where the law was misunderstood and the facts were misinterpreted. Please understand, misinterpretation and misreporting में बहुत फ़र्क है. There's a huge difference. It's a world of difference. So the penalty he received could have destroyed his peace of mind for years, for sure. But what happened next? The process we went through, हमने arguments build किए, and finally, हमारा जो है, we were thinking कि 50% तक उसको पुल करेंगे, बिकॉज द क्लाइंट वॉज वेरी हैप्पी अगर मैं ये वाला केस 50% पे भी पुल कर लेती। आई मीन फ्रॉम मिस रिपोर्टिंग टू जस्ट अंडर रिपोर्टिंग, एंड देन आई कुड हैव जस्ट डन दिस एंड ही वुड हैव बीन वेरी हैप्पी विथ इट। बट देन क्या हुआ, हमने इस केस में उसकी पेनल्टी को पूरा का पूरा वेव ऑफ करवा दिया। सो दिस वॉज अ वेरी फेवरेबल ऑर्डर, एंड क्लाइंट तो ही वॉज वेरी हैप्पी कि अगर मैं 50% पे भी उसको उतार लेती, बट येस वी गेव वैलिड आर्ग्यूमेंट्स, एंड देन दिस वॉज थ्रू। सो सेक्शन 270A के बेसिकली दो क्लॉजेज होते हैं, जिसमें एक में 50% की पेनल्टी लगती है विच इज़ ऑन अकाउंट ऑफ अंडर रिपोर्टिंग, एंड दी अदर इज 200% का पेनल्टी फॉर मिस रिपोर्टिंग। मिस रिपोर्टिंग इज ग्रेव। सो व्हाट डिफरेंस दोनों के बीच में यही है, इंटेंशनल एंड लीगल ऑब्लिगेशन. So now here we are with our, what triggers 50% of penalty. 50% पेनल्टी होती है गलती की वजह से, आपने कोई गलती करी है, अनइंटेंशनल और नेग्लिजिबल मिस्टेक्स हैं, मिस्टेक्स आपने कुछ रिपोर्ट करना मिस कर दिया, अनइंटेंशनल था, गलती से हो गया, डिलेड फाइलिंग है, कैलकुलेशन एरर्स है, वो भी अगर आप एक्सप्लेन करोगे तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप 50% में भी बैठ जाओगे। नॉर्मली ऐसे ही खुश हो जाते हैं कि चलो मैडम 200% नहीं, आप 50% पे ही उतार दीजिए, हम उसमें भी खुश हैं, विल पे जस्ट टू बाय पीस ऑफ माइंड। बट माई वट आई थिंक इज कि जब आपकी गलती नहीं है, समथिंग विच यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ इट, तो वाई दिस 50% ऑल्सो। हाँ, गलती है तो 50% इज ओके, इफ़ यू आर वेरी हैप्पी पेइंग 50% इट्स ओके। बट अगर गलती नहीं, वी कैन हैव अ वैलिड आर्ग्यूमेंट, देन आई वुड वांट कि नहीं, पेनल्टी ना लगे। पेनल्टी इज समथिंग फॉर मिस रिपोर्टिंग, और आपने कुछ जानबूझ के कुछ किया है तो आपको पेनलाइज किया है। कभी जानबूझ के नहीं किया है, देन आई एम वेरी 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 क्लियर अबाउट द फैक्ट दैट कि फिर आपको पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए। एंड अगर आपके फैक्ट्स ऑफ द केस वो चीज़ बोलते हैं, देन डेफिनेटली आई विल ट्राई द लास्ट पॉसिबल थिंग टू गेट योर पेनल्टी वेव्ड ऑफ. सो देन
एओ को बिलीव होना चाहिए। नॉर्मली 200% की पेनल्टी कब आती है? जब एओ बिलीव करता है कि सप्रेशन ऑफ इनकम है, फॉल्स एंट्रीज आपने डाली हुई हैं अकाउंट्स में, बोगस क्लेम्स है, आपका फ्रॉड है, आपने जानबूझ के ये सारी प्लानिंग करी हुई है सो दैट आप रेवेन्यू को डिफ्रॉड कर सको। तो उस वाले केस में ही आपके ऊपर 200% की पेनल्टी लगानी चाहिए, एंड उसमें भी एओ ने प्रॉपर स्पीकिंग ऑर्डर देना चाहिए कि व्हाई डज ही थिंक दैट 200% का पेनल्टी इज एक्चुअली एप्लीकेबल इन योर केस। सो 50% पेनल्टी में नो इंटेंशन होना चाहिए, क्लरिकली या जेन्युइन मिस्टेक होनी चाहिए। इवन मिस्टेक्स के लिए आपको 50% के लिए एलिजिबल है, बिकॉज ITR इज समथिंग विच यू नो टेल दैट all the things what you have stated is true, and you are giving it as per your documentary evidences, and अगर वो बाद में आपके पास नहीं मिलते हैं then there is a problem, तो वहाँ पे 50% अप्लाई हो जाता है। सो 200% एविडेंस ऑफ इंटेंट टू डिसीव, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 200% सिर्फ आप पे तभी एप्लीकेबल हो सकता है, इंटेंट टू डिसीव। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि आप 50% में फॉल हो रहे हो या 200% में फॉल हो रहे हो, और अगर 200% में आप फॉल नहीं हो रहे हो तो आप कैसे प्रूव करोगे आप 50% में फॉल हो रहे हो या आप उसमें भी फॉल नहीं हो रहे हो? हाउ डू यू डू दैट? बिकॉज अब ओरल आर्ग्यूमेंट्स बंद हो गए हैं। सो सारा का सारा जो फोकस होता है वो शिफ्ट होता है योर written arguments, your drafting, which is actually an expert art. चैट जीपीटी या आप कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर आप कोई रिप्लाई बनाते हो तो वो जो आर्ग्यूमेंट्स देते हैं वो नहीं होते जो एक्चुअली आप एज ह्यूमनली एक्सप्लेन करना चाहते हो। लोग मुझसे बोलते हैं कि मैडम हम चैट जीपीटी से हमने रिप्लाई बना के भेजे हैं। ओके, आप बना के भेजिए, बट चैट जीपीटी हेल्यूसिनेट्स। इट्स वेरी ईजी टूल बट इट्स अ वेरी डेंजरस टूल ऑल्सो, बिकॉज अगर आप लॉ नहीं जानते हो तो वो चैट जीपीटी तो बहुत स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट है, ही नोज द एंटायर लॉ, सारे लॉ जानता है वो, बट वो आपके फैक्ट्स को कैसे इंटरप्रेट कर रहा है, या इवन लॉ में इंटरप्रिटेशंस, एक चीज़ का इंटरप्रिटेशन 2 तरीके से 3 तरीके से भी हो सकता है। आप उसको कैसे अपने लिए फ्रेम कर रहे हो वो चैट जीपीटी को आप कैसे बताओगे अनलेस यू आर ट्रेंड फॉर दैट। आप खुद अगर ट्रेंड हो उस चीज़ के लिए कि हाँ आप लॉ की लैंग्वेज को अच्छे से जानते हो, सो दैट अगर चैट जीपीटी आपके लिए वो चीज़ बना रही है तो आप उसको पढ़ के समझ सकते हो कि ये सही बना है ना? तो ये आपको नहीं करना है। इवन इफ़ यू आर गोइंग विद दैट चैट जीपीटी का थिंग, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, बिकॉज वो कई बार ऐसे रिप्लाइज आपको दे देता है दैट देन लेटर ऑन यू कैन नॉट डिनाई। कई केसेस मेरे पास ऐसे आए हैं जिसमें क्लाइंट्स ने असेसिंग ऑफिसर के लेवल पे खुद ही अपना केस डील कर लिया विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी एंड व्हाट नॉट। द प्लेटफॉर्म्स दे यूज़ AI को कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करके दे हैव डन दैट, एंड बाद में व्हेन इट कम्स टू द शो कॉज नोटिस स्टेज और व्हेन इट कम्स टू CIT अपील लेवल, देन वी रियली थिंक कि ये क्या कर दिया बॉस, ये तो देना नहीं था। व्हाट स्टेटमेंट यू हैव मेड, ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहा आपको, बिकॉज फिर असेसिंग ऑफिसर पे जब हम पर्सनल हियरिंग करते हैं या CIT अपील पे पर्सनल हियरिंग करते हैं तब वो पूछते हैं कि आपके इस रिप्लाई में तो आपने ऐसा स्टेटमेंट दिया है, आप बताइए आप इस स्टेटमेंट को आप कैसे जस्टिफाई करोगे? सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, एंड दिस इज प्रैक्टिकल थिंग आई एम टॉकिंग टू यू। आई मीन ये चीज़ तो शायद कोई आपको बताएगा भी नहीं, दिस इज सो प्रैक्टिकल। ये छोटी छोटी सी इवन एक स्टेटमेंट आपने कोई गलत दे दिया या कुछ ऐसा दे दिया कि उसका इंटरप्रिटेशन वो नहीं है जो आप देना चाहते हो, जब वो समझना चाहते हैं, जो आपके फैक्ट्स को डिपेंड करता है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट एट अ लेटर स्टेज टू रेबट दैट कि नहीं ये ऐसा हमारा ऐसा इंटेंशन नहीं था। इट्स वेरी डिफिकल्ट। आई मीन इट्स एवरीथिंग ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड। आप अपलोड कर रहे हो डॉक्यूमेंट्स, आप अपने रिप्लाईज अपलोड कर रहे हो, सो इट इज़ डिफिकल्ट। ओके, सो यहाँ पे ये जो थे सैलरीड इंडिविजुअल थे, एंड ये सेंट्रल रिस्क इंटेलिजेंस यूनिट ने इनका केस फ्लैग किया था। 1920 असेसमेंट ईयर का केस है, नॉन फाइलिंग था, सारी की सारी इनकम प्री रिपोर्टेड थी 26 AS में। केस को फिर भी 147 में ओपन किया। हमारा सबसे बड़ा डिफेंस जो था वो यही था कि एवरी इनकम इज प्री रिपोर्टेड। हमारी एक भी इनकम इस केस में ऐसी नहीं थी जो कि प्री रिपोर्टेड नहीं थी। सो वेयर इज एस्केपमेंट? येस, ही डिड नॉट फाइल द रिटर्न, वो उसकी गलती है, बट द मोमेंट ही गॉट टू नो कि ये उससे गलती हुई है, the first thing that the assessee did was he filed the ITR in response to 148, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए। AO ने जो रिटर्न इनकम जो एक्सेप्ट करी, इट वाज एक्चुअली द सेम दैट वाज डिक्लेयर्ड इन द ITR, सो देयर वाज नो एडिशन इन असेसमेंट। सो ऑल्दो आप अगर इसको चैट जीपीटी से बनवाते या किसी से बनवाते तो चैट जीपीटी बोलता कि हाँ ठीक है हम 50% में फॉल हो जाएंगे बिकॉज क्लाइंट की तो गलती है,
बट अगर ये रिप्लाई मैंने बनाना था तो मैं तो लिखती कि नहीं, क्लाइंट की कोई गलती नहीं है, बिकॉज द रिटर्न इनकम इज इक्विवेलेंट टू द एक्सेप्टेड इनकम. So, where is no addition? If no addition in assessment, then where is the question of coming penalty coming into place? There's no question at all. तो ये argument आपको लेना पड़ेगा, एंड यू विल हैव टू डिसाइड इट फॉर योर सेल्फ कि आप इसको कैसे लोगे. बट क्या है ना, आप क्योंकि लीगल बैकग्राउंड से नहीं हो, सो यू डेफिनेटली हैव टू सीक द हेल्प ऑफ एन एक्सपर्ट. ओके, सो द एओ एलिज्ड मिस रिपोर्टिंग. एओ तो और भी ज़्यादा स्मार्ट, यू नो, वो तो 50% में भी आपको नहीं रख रहे हैं. ही इज टेलिंग आपने जेन्युइनली जान बूझ के अपनी ITR फाइल नहीं करी है बिकॉज यू वांटेड टू कंसील. अब हम उनके इस वाले आर्ग्यूमेंट को इसी वाले बेसिस पे हमने रेबर्ट किया कि बॉस एवरीथिंग इज देयर इन 26 ईयर्स, ऑल इनकम्स आर बीन रिपोर्टेड इन 26 ईयर्स, सो वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ गेटिंग नॉट रिपोर्टेड. आपने कोई ऐसी इनकम नहीं ढूंढी है जो इनकम थी और SSC ने डिक्लेयर नहीं करी. सो इनकम नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, ये सब तो बेकार वाली बात है जो आप कर रहे हो. एंड वी डिड दिस आर्ग्यूमेंट, आई टेक यू टू द ऑर्डर ऑल्सो. वेयर इज माई ऑर्डर? ओके, सो दिस इज माई ऑर्डर. एंड आप देखेंगे, अब जस्ट ये 250 का ऑर्डर हमने रिसीव कर लिया. इट्स वेरी रिसेंट ऑर्डर, एंड पिछले महीने ही आया था मेरे पास. आई डिड ओनली दी रिटर्न सबमिशंस इन दिस. सो रिटर्न सबमिशंस हमने कर लिए थे. सो दिस अपील इंस्टीट्यूटेड ऑन 15/9, मतलब पिछले साल 24 में ये आया था. दिस क्लाइंट वॉज वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटेड. आई मीन ही वॉज लाइक हैविंग स्लीपलेस नाइट्स. पेनल्टी 200% उसके दिमाग में ही चल रहा था. जस्ट थिंक दी हाइप एंड दी स्टेट ऑफ माइंड दैट 200% की पेनल्टी अगर कंफर्म हो गई तो मेरा क्या होगा. So when he came, he was like, ma'am, you are my savior, just help me out with this and I will do whatever you ask me to do. आप जैसा बोलोगे वैसा करूँगा. I'll obey your orders. बस मुझे इससे बाहर निकालो, एटलीस्ट इसको 50% पे उतार दो. I told him, relax, I will do whatever is possible in my power and how best I can, defend your case. So इसके बाद ये पेनल्टी का ऑर्डर था, इसकी अपील फाइल हो चुकी थी. एंड देन हमने इसका हमने रिप्लाई बनाया. सो डिस्क्रिप्शन ऑफ इशू था, ये असेसिंग ऑफिसर ने अपने सब दिया हुआ है. अब हमारे सबमिशंस थे यहाँ पर, ये तो जो असेसिंग ऑफिसर लेवल पे सबमिशंस थे ये उसके हैं रिकॉर्ड्स. एंड देन वी हैव गिवन दी, हमने जब हमारे रिटर्न सबमिशंस फाइल किए, सो रिटर्न सबमिशंस वे हियर. एंड हमने मिस रिपोर्टिंग में बताया, वी हैव एक्चुअली कोटेड द केस हमने कोट किए हैं, केस लॉज कोट किए हैं, विच इज़ वेरी वेरी आइडेंटिकल टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस ऑफ द SSC. एंड अकॉर्डिंगली हमने इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन द appellant मेड डिटेल्ड सबमिशंस विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, which are placed on record and duly considered while deciding the issue in hand. The appellant also raised additional ground. Yes, मैं additional ground तो ज़रूर raise करती हूँ, क्योंकि अगर कोई भी, जैसे ये वाला केस मेरे पास CIT अपील लेवल पर आया था. सो CIT अपील लेवल पे जब मैंने देखा कि ओरिजिनल ग्राउंड में कुछ दम नहीं है, तो आई वेंट फॉर द एडिशनल ग्राउंड्स ऑल्सो. एंड हमने इसमें काफ़ी सारी टेक्निकल चीज़ें ली थी. एंड उसके बाद देखो, एडिशनल ग्राउंड नंबर 1 लिया है यहाँ पे. एंड इसमें हमने सारी चीज़ों को चैलेंज किया है. एडिशनल ग्राउंड नंबर 2 है. तो ओरिजिनल ग्राउंड तो CIT सर ने हटाई दिए, सीधे एडिशनल ग्राउंड्स पे ही केस को डिसाइड किया गया है. एडिशनल ग्राउंड नंबर 5, 6 एंड वी हैड अ लॉट ऑफ देम, एंड जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें इन डिटेल एक्सप्लेन करी है. द appellant's रिस्पॉन्स टू द नोटिस अंडर सेक्शन 148 डेमोन्स्ट्रेट्स एब्सेंस ऑफ गिल्टी इंटेंट. हमने इसी वाले टॉपिक पे सबसे ज़्यादा डिस्कशन किया है, जस्ट टू प्रूव आउट द फैक्ट that the assessee is very genuine and he has not concealed anything. And the CIT appeal sir was also very very liberal enough, that to consider the facts of the case, penalty order, appellant's written submissions. Written submissions are very very important. You have to be very focused on that, what arguments you make, and humanly arguments, I mean not the machine arguments. आप कैसे उसको emotional, थोड़ा सा उसमें emotional का तड़का डालो, and then you start building up your case. And it आप जब लिखते हो और अगला इंसान जो पढ़ता है, तो जिस इंटेंशन के साथ या जिस इमोशंस के साथ आप उसे लिख रहे हो, सेम वैसे इमोशंस और इंटेंट अगले को समझ में आनी चाहिए. आपको ऐसी ड्राफ्टिंग करनी चाहिए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई जनरली फॉलो दैट थिंग. आई डू नॉट रिलाई ऑन द मशीन एवरीथिंग.
So that is so important. In the written submissions uploaded in response to notice under section, the appellant has submitted that the main reason for not filing the original was that since TDS has already been deducted, तो हमने ये सबसे पहला लाइन यही लिया, 26 AS का क्लॉज लिया फिर हमने, एंड फिर उसके बाद असेसिंग ऑफिसर ने जितना भी जो कुछ भी कहा था वो सब हमने सेक्शंस कोट किया. वी हैव बिल्ट दिस अप. हमारा पहला लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट पे हमने इतना बिल्डअप किया इसको, एंड वी हैव हर जगह पे हमने इसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है. So now the CIT appeal sir had actually left with no choice, to accept whatever we have written in the written submissions, because एक बार अगर आप written submissions में कुछ देते हो then उसको rebut करना compulsory हो जाता है, आपके arguments को deny करना compulsory हो जाता है with a valid reason. नहीं तो ये ITAT में जाके अपने आप ही उड़ जाएगा if the order is not speaking and it is not rebutting the assessees whatever contentions he is raised in the written submissions. So यहाँ पे हमने काफ़ी सारे case laws भी quote किए हैं which is actually very very relevant to the facts and circumstances of the case. हमने ITAT कोलकाता ITAT के भी कुछ arguments डाले हैं जो हमारे case से related है. So there was a lot of research and that all we have done in this case. एंड जो AI से आप अगर इस रिप्लाई को बनाओगे तो वो वाला बात नहीं आता है जो एक्चुअली आप जब केस लॉज पढ़ के और उसको स्टडी करके आप अपने केस के साथ रिलेट करके को रिलेट करके उसको इंटरट्विन करते हो और फिर उसके बाद आप अपने रिटर्न सबमिशंस में देते हो. दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट. इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू ड्राफ्ट अ रिटर्न सबमिशन. So, in view of the facts, अगर आप ये लास्ट वाली लाइन देखेंगे, in view of the facts discussed above and judicial precedent cited supra, it is held that the AO is not justified in imposing penalty. तो देखिए, क्लाइंट तो 50% की पेनल्टी में भी खुश था, बट मैं खुश नहीं थी. आई वॉन्टेड दैट दिस शुड गेट वेव्ड ऑफ बिकॉज क्लाइंट की कोई गलती नहीं है. सो दिस वट एवर अंडर रिपोर्टेड इन केस ऑफ मिस रिपोर्टिंग का जो भी 200% का पेनल्टी लगाया था, the grounds raised by the appellant regarding this issue are allowed. In the result, the appeal is allowed. That means no penalty at all. Just imagine ये जैसे ही order receive हुआ assessee को and he was so happy and he just sent me a very very beautiful message stating that ma'am you are my savior and you have really saved me with so much of thing, and I haven't shared this with anybody in the family or in the friend circle because I was really scared कि what's gonna happen. And now I just came across your channel and I found you and I just thought it instantly clicked me that you could be my savior, and then I just pinged you up and you were decent and kind enough to reply immediately. So when you get these kind of feedback and you actually saved him and this whole entire 200% penalty just got blown away. So this was real good. So we did this case and then I just felt like sharing this real experience because 50% penalty 200% penalty कब trigger होती है ये पता होना चाहिए. आपको गाइडेंस ज़रूर लेना चाहिए बिकॉज आप खुद से इसको करोगे. अगर आपके पास लीगल बैकग्राउंड नहीं है देन इट इज़ डिफ़िकल्ट. लीगल बैकग्राउंड होने के बावजूद भी इफ़ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग इन टू दिस देन स्टिल इट इज़ डिफ़िकल्ट. सो यू नीड टू सीक हेल्प फ्रॉम द पीपल हु रियली डू दिस डे इन एंड आउट. So wrong AO interpretation can wrongly impose 200% penalty. Strong legal reasoning होना चाहिए. नहीं है तो फिर आप प्रोटेक्टेड हो तो वो तो ऑर्डर पढ़ के ही पता चलेगा कि उन्होंने किस बेसिस पे लगाया है. और हर असेसिंग ऑफिसर अलग अलग तरीके से ऑर्डर्स देते हैं. सो इट्स नॉट कि आप जस्ट कॉपी पेस्ट करके डाल दो एंड वो आपको कोई एक इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाए. इट्स नॉट लाइक दैट. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. आप अपने राइट्स को समझिए. आपके पास क्या राइट्स है. अगर किसी ने असेसिंग ऑफिसर ने कुछ भी एलिज किया है तो आप अपने राइट्स को समझिए कि आपको उसे कैसे जस्टिफाई करना है या कैसे रिप्लाई करना है. एंड आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो डिटेल्स आर ऑन द स्क्रीन. यू कैन जस्ट राइट टू मी एनी टाइम. यू कैन जस्ट चैट व्हाट्सएप मी, टेक्स्ट मी ऑन दिस व्हाट्सएप. चैट कर लीजिए आप. ईमेल भेजिए. ईमेल इज़ द बेस्ट प्रेफर्ड ऑप्शन. अगर आपको रेडीमेड फॉर्मेट्स चाहिए तो आप प्लीज़ फॉर्मेट्स आप मुझसे ले सकते हैं. इट्स देयर ऑन दी स्क्रीन. आप इस वाले लिंक पे क्लिक करके यू नो वट एवर फॉर्मेट यू वांट यू कैन जस्ट गो एंड गेट इट. एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. एंड ये जो रेगुलर केस स्टडीज़ जो रियल केस स्टडीज़ मैं लेके आती हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए, आप इसके साथ जुड़े रहिए सो दैट ये आपके केसेस में आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट हिंट्स देगा और आपके केसेस को वे फॉरवर्ड लेके जाएगा.
सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही रियल केस स्टडी के साथ. टिल देन टेक केयर, बी हेल्दी. जय हिंद, जय भारत.